हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लेखपाल के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट। और 19 जून को लेखपाल की परीक्षा होनी है, तो आप अपनी कमर कस लीजिए और पूरी तरह से अपने आप को समझा लीजिए और श्योर कर लीजिए कि आप लेखपाल बन रहे हैं। कोई बने या ना बने, लेकिन आप लेखपाल जरूर बनेंगे। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं और मेरी दिली इच्छा भी है। आइए शुरुआत करते हैं आज इसके महत्वपूर्ण सेशन की। देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब फैसला ले ही लिया तो पीछे हटने की क्या बात। फैसला जब ले लिया है कि लेखपाल बनेंगे, तो अब पीछे हटने की कोई बात ही नहीं है और किसी की औकात नहीं है कि आपको जो है काट सके लेखपाल बनने से और रोक सके। आइए इसी संकल्प के साथ आज से स्टार्ट करें नया सीरीज, जो कि है लेखपाल के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट। यह सुपर टेट में भी काम आएगा। यदि आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के इस सेशन की। यह सेशन रोज़ 10 बजे होगा। करंट अफेयर रोज़ सुबह 6 बजे होता है और शाम को प्रैक्टिस सेट होगा जो कि मैथ का होगा। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। संस्कार का संधि विच्छेद बताना है। संस्कार में संधि विच्छेद क्या होगा? सस प्लस कार, सम प्लस कार, सन प्लस कार या फिर सह प्लस कार। तो संस्कार को सम प्लस कार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे लिखते हैं सम प्लस कार यानी कि संस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उत, उद या फिर उद। उपसर्ग का मतलब क्या आता है? जो शब्द में पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं और जो लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, जैसे जगनिक। जगनिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। इस तरह से आपको बताना है कि उद्गम में प्रत्यय कौन सा है, तो उद्गम में उद प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और वेदों में 6 अंग, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभ्यंतर के विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत अभ्यंतर का आपको विलोम बताना है। तो अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य, अंदर, गुलामी या फिर अनारूढ़। तो ना तो गुलामी होगा, ना तो अनारूढ़ होगा, ना तो अंदर होगा, ये होगा बाह्य। ठीक है, बाह्य होगा अभ्यंतर का विलोम। चमक का पर्यायवाची बताना है। प्रकाश, बिजली, दामिनी या फिर चंचला। तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी कि चमकदार होता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अली शब्द का, अली का शाब्दिक अर्थ बताना है। भंवरा, सखी, दीप रखने की जगह या फिर अकेला। अली का मतलब क्या हो गया? ये हो गया सखी। तो अली का शाब्दिक अर्थ सखी हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अचल का पर्यायवाची शब्द है अचल। अचल मतलब स्थिर, अवरुद्ध, विकृत या फिर विद्रूप। अचल मतलब आपने सुना होगा कि अचल संपत्ति है उसके पास। अचल मतलब स्थिर है, वो उसको कोई जो है ले नहीं सकता। सॉरी, वो अचल है, इस तरह से स्थिर है वो। इस तरह बोला था ना कि ज़मीन है तो उसको बोलते हैं अचल संपत्ति है, इसीलिए वहीं से लिया गया। अचल का जो पर्यायवाची है वो है स्थिर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अग्रज का विलोमार्थक शब्द है मझला, बड़ा, अनुज या फिर विग्रह। मझला मतलब होता है बीच वाला। जैसे मान लीजिए बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं मझला। ठीक है, तो मझला तो होगा नहीं। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो मझला तो होगा नहीं, मझला नहीं होगा। बड़ा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनुज, अनुज मतलब होता है छोटा, और छोटे का विलोम क्या होगा? बड़ा, यानी कि अग्रज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या फिर प्रतिशत। प्रतिशत तो बोलते हैं 100 में जो भाग होता है, जैसे मान लीजिए 1% बोल दिए तो होगा 1/100, तो प्रतिशत तो होगा नहीं। शताब्दी मतलब होता है कि 100 साल, 100 साल वो शताब्दी बोलते हैं। सती मतलब जो किसी के जैसे वियोग में सती जाती है, पहले था सती प्रथा, उसको दें। लेकिन क्या होगा? इसका शतक होगा। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण या फिर निर्विरोध। सुखी क्या है? क्या उसमें उपसर्ग लगा है?
तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आरूढ़ में आ उपसर्ग लगा है, उपकरण में उपसर्ग लगा है और निर्विरोध में नि उपसर्ग लगा है, लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा सुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बालों के समूह को क्या कहते हैं? बाल यानी कि जो बाल होता है ना, इसे मान लीजिए भाई साहब हैं, ठीक है, और ये इनके बाल हैं, मान लीजिए इनके कुछ बहुत बड़े बड़े बाल हैं, मान लीजिए ऐसे बाल हैं इनके, ठीक है। तो बालों को समूह क्या बोलते हैं? ढेर, ढेर तो बोलेंगे नहीं, लट, गुच्छा या फिर अवली। तो बालों के समूह को बोलते हैं लट। गुच्छा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर ऐसे मान लीजिए है, अंगूर है, इसको बोलेंगे गुच्छा। तो ये गुच्छा तो होगा नहीं, ढेर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, यह आपको बताना है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? पंडित, विद्वान, व्याख्याता या फिर व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जो दान में दिया गया हो, जिसका परित्याग किया जा सके, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त, तो इसका मतलब दान में दिया, जो दान में दिया गया वो नहीं होगा, जिसका परित्याग किया जा सके ये भी नहीं होगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो वही होगा परिव्यक्त। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां बताना है जापानी, जर्मनी, रूसी या फिर फ्रांसीसी। तो रेस्तरां जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। रैन नहीं होगा, यौ, रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। तो जो तद्भव शब्द है वो क्या है? रैन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय तो लिखते नहीं है, ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ये आपको बताना है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। और मॉरिशस में, जो मॉरिशस है यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ही हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना। तो उत्कंठा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा लालसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत या फिर व्याग्रता। तो ऊहापोह का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? असमंजस, यानी कि असमंजस में पड़ना ही ऊहापोह को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसून तो बोलते हैं प्रसन्नता या फिर आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं। प्रसन्न मतलब होता है पुष्प, और आशुतोष को बोलते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लेखपाल की एग्जाम में 25 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, जो कि 25 नंबर का होगा, और इसमें से 20 क्वेश्चन हमने कराया है। 5 क्वेश्चन लगभग होगा अपठित गद्यांश से। तो अपठित गद्यांश हमने नहीं लिया है, और अगले सेशन से हम उसको भी लेंगे, जो कि आपका पूरा कंप्लीट 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो चलिए, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।